आज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सार्डिक डिटर्मिनेंट। बोर्ड एग्जाम में ये आपका 3 मार्क्स का आएगा और एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो पहले जानते हैं सार्डिक होता क्या है। सार्डिक सिंपल बात है, सार्डिक एक ऐसा फलन है, परिभाषा जानते हैं। सार्डिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आव्यूह को सार्डिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आव्यूह को एक निश्चित राशि या व्यंजक, निश्चित राशि, वो राशि आपकी कैसी भी हो सकती है, वास्तविक या सम्मिश्र, कैसी भी, से संबद्ध, रिलेटेड, संबद्ध करता है। क्या लिखा है? सार्डिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आव्यूह को एक निश्चित व्यंजक या निश्चित राशि, वो निश्चित राशि कोई सी हो सकती है, वास्तविक या सम्मिश्र, से संबद्ध करता है, रिलेट करता है। जैसे मान लो कैपिटल एम मेरा वर्ग आव्यूह का समुच्चय है, वर्ग आव्यूह का कोई भी समुच्चय है, सेट है, और कैपिटल के ये वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, कोई भी सेट है। तो सार्डिक क्या है? एक ऐसा फलन है जो वर्ग आव्यूह को किससे रिलेट करता है? वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एफ ए बराबर होता है स्मॉल के, जहां ये ए तो बिलोंग करना चाहिए किसको? वर्ग आव्यूह के समुच्चय को, और ये स्मॉल के किसको बिलोंग करना चाहिए? वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय कैपिटल के। तो ये थोड़ी डेफिनेशन में आपको ऐसा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, आगे जाके समझेंगे। तो वर्ग आव्यूह ए के सार्डिक को आप कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हो? एफ ए या DETA, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस प्रकार, ये सार्डिक का चिन्ह है। सभी किताबों में हर क्वेश्चन में आपको यही चिन्ह लगाना है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सार्डिक, ये ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एफ ए, या इसको डेल्टा से भी व्यक्त कर देते हैं, डेल्टा। तो ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह अगर कोई ए है तो उसके सार्डिक को किसके से व्यक्त किया जा सकता है? एफ ए से, या ऐसे लिख सकते हैं DETA, या ए पर दो आपको लाइनें खींचनी है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मापांक का चिन्ह नहीं पढ़ना है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मतलब ए का सार्डिक या डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो सार्डिक के बारे में क्या जानते हैं? सार्डिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आव्यूह को किससे रिलेट कर देता है? वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को, या आप ऐसे कैसे किसी निश्चित व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक से संबद्ध करता है। ध्यान रखना, वर्ग आव्यूह से सार्डिक बनता है। किससे बनता है? वर्ग आव्यूह से। दो बातों का ध्यान रखना है, पूछते हैं। देखो, आव्यूह का कोई मान नहीं होता, आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, जबकि ये ध्यान रखने वाली बात है, सार्डिक का मान निश्चित होता है। अगर उसको हम सरल करेंगे, प्रसार करेंगे उसका, तो एक निश्चित मान निकल कर आएगा सार्डिक का। जबकि आपने पिछले चैप्टर में देखा था आव्यूह का कोई मान नहीं था, केवल उनको व्यक्त करना था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, लेकिन कोई फाइनल कोई वैल्यू आपका आंसर नहीं थी।
तो आव्यूह का कोई मान नहीं होता जबकि शारीरिक का मान निश्चित होता है। और ये भी ध्यान रखना केवल वर्ग आव्यूह का ही शारीरिक होता है। ये देखिए, और भी कई बातें, जैसे किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों को बदल दो तो एक नया आव्यूह बन जाएगा, लेकिन शारीरिक में अगर आपने पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कई चीजें हैं, हम तो यहाँ पे आगे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे नया टॉपिक इसी को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा थ्योरी से मतलब नहीं है, केवल डेफिनेशन लिखाई है और डिफरेंस बताया है। ध्यान रखना आव्यूह का कोई मान नहीं होता जबकि शारीरिक का मान निश्चित होता है, और केवल वर्ग आव्यूह का ही शारीरिक बनता है। शारीरिक क्या होता है कोई पूछे तो, शारीरिक एक ऐसा फलन होता है जो वर्ग आव्यूह को एक निश्चित राशि से संबद्ध करता है। समझ में आ रही होगी ये बात। अब इस शारीरिक को किस प्रकार खोलते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी, वो समझना है। तो केवल वर्ग आव्यूह का ही शारीरिक होता है, वो आव्यूह 1x1 कोटि का हो या 2x2 का हो या 3x3 का। तो किस प्रकार इसको खोलेंगे, किस प्रकार इसको हल करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, समझना यहाँ से। तो यहाँ पे तो मैंने केवल इतना लिखा है, शारीरिक की डेफिनेशन क्या परिभाषा है इसकी वो लिखा है। ये देखिए, शारीरिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आव्यूह को एक निश्चित राशि, वो कोई सी हो सकती है, रियल या कॉम्प्लेक्स से रिलेट कर देता है। जैसे m कोई वर्ग आव्यूह का समुच्चय है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये कोई भी आपकी रियल अथवा कॉम्प्लेक्स सेट है। और तो शारीरिक क्या करेगा, एक ऐसा फलन है जो इस वर्ग आव्यूह के सेट को, समुच्चय को इसके समुच्चय से संबद्ध करा देगा, मतलब वर्ग आव्यूह को एक निश्चित राशि से मिला देता है। तो देखते हैं किस प्रकार, तो समझना आप। तो देखिए, कोटि कह लो या क्रम कह लो, 1x1 के वर्ग आव्यूह के शारीरिक का प्रसार कह लो या विस्तार कह लो या मान भी कह सकते हैं। जैसे किसी आव्यूह में अगर केवल एक ही अवयव है, ये देखिए, जैसे कोई अवयव है इसमें AI है, कोई भी अवयव है, इसकी कोटि लेकिन 1x1 है। क्या है, 1x1, मतलब एक ही अवयव है, जैसे A11, ऐसे समझ लो। तो इसके शारीरिक का मान क्या होगा, A का शारीरिक, A का शारीरिक। तो A का शारीरिक क्या होगा, इस आव्यूह का चिन्ह हटा देंगे, ये देखिए आव्यूह का चिन्ह हटा देना है और शारीरिक का चिन्ह लगा देना है। और 1x1 कोटि के आव्यूह का जो शारीरिक का जो मान होता है, वो जैसा अवयव होता है वही मान आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है A11। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसको मापांक का चिन्ह मत समझ लेना, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो किसी आव्यूह का मान, मान लो कहाँ पे -2 है, तो अब इसका जो शारीरिक लोगे, पहला एग्जाम्पल है, तो -2 के शारीरिक का मान कितना आएगा, -2। ये ध्यान रखना, मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जैसा है वैसा ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर एक कोई आव्यूह होता, इसका मान मान लो 3 होता, तो A के शारीरिक का मान निकालते, डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैंने लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पर था A का शारीरिक, तो 3 के शारीरिक का मान कितना रहेगा, 3। समझ में आ रही होगी ये बात। हाँ, तो कहने का मतलब अगर कोई आव्यूह 1x1 कोटि का है तो उसके शारीरिक का मान जो अवयव का दे रखा है ना, वही उसका रिजल्ट आएगा। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी। अरे जैसे कोई भी अवयव हो सकते हैं, कोटि इसकी 1x1 है, तो आप ऐसी तो खोलोगे इसको A11, तो यह कोई आव्यूह है जिसमें केवल एक अवयव, मतलब एक पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो इसको यही करोगे, इतना ही होगा। समझ में आ रही होगी बात। दूसरा, कोटि 2x2 के वर्ग आव्यूह के शारीरिक का प्रसार या मान,
प्रसार कह दो या विस्तार कह दो, एक्सपेंशन कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंशन। ये देखिए, मतलब दो पंक्ति हो उसमें दो ही स्तंभ, कोटि 2x2 के वर्गावयु। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ और इसके क्रम है 2x2, अर्थात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दो पंक्तियां उसमें दो ही स्तंभ है। तो कैसे लिखोगे इसको, इसको कैसे खोलोगे, दो पंक्ति बनाओगे दो स्तंभ बनाओगे, A11 A12 A21 A22, ये हो गया। अब इसका जो सारणिक लोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो इस प्रकार आएगा, A11 A12 A21 A22। ये देखिए, आव्यूह का चिन्ह हटा लेना है, सारणिक का चिन्ह लगा लेना है। ये क्या चीज है, इस आव्यूह ए का सारणिक, ये क्या है, ए का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वर्गाव्यूह से सारणिक बनता है। तो अब ये कोई वर्गाव्यूह, तो इसके सारणिक का मान कैसे है, आव्यूह का चिन्ह हटाएंगे, सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा, 1x1 में तो जैसा अवयव था वो ही मान निकाल दिया था, लेकिन 2x2 में ऐसा नहीं होता है। इसमें 4 अवयव आते हैं, तो इसको सरल करते हैं। सरल क्या करते हैं, ध्यान समझना, ऊपर का गुणा तो नीचे करते हैं, मुख्य विकर्ण को लेते हैं, ऊपर का गुणा नीचे और माइनस नीचे का गुणा ऊपर। ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो A11 का गुणा तो A22 से हो जाएगा, माइनस A21 का गुणा A12 से हो जाएगा, और इसको हल कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी वही हमारा होगा आंसर। देखेंगे किस प्रकार। तो ये 1x1 वाला तो आपकी समझ में आ गया होगा, 2x2 वाला आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, तो इसके ऊपर अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। जैसे a बराबर कोई आव्यूह दे दिया 2 3 1 5, इस प्रकार। अब a का सारणिक क्या होगा, a का सारणिक, ये आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a का सारणिक क्या होगा, यहां से इस आव्यूह का चिन्ह हटाना है, सारणिक का चिन्ह लगाना है। सरल कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, 2 पंजे 10 माइनस 1 का गुणा 3 से 3 क्या आएगा 7। ये आ गया आपका a का सारणिक। आया होगा आपकी समझ में। ये डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं, यहाँ तो A11 A22 माइनस A21 A12 इस प्रकार लिखा है, यहाँ तो डायरेक्ट। अब 2 गुणा 5 करोगे तो क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। 1 गुणा 3 करोगे क्या आएगा 3, 10 माइनस 3 7। तो निश्चित वैल्यू आती है, कोई निश्चित मान निकल के आता है। आव्यूह का तो कोई मान नहीं होता, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वो तो ऐसी रहेगी। आप देखोगे कि आव्यूह का अगर उसके सारणिक का मान लोगे तो निश्चित मान आएगा, वो मान कोई सा हो सकता है, वास्तविक या सम्मिश्र, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, चिन्हों का हेरफेर समझ में आ रहा होगा, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। हाँ, अगर कोई उल्टा चिन्ह है तो बदल भी सकता है। जैसे किसी ने लिख दिया मान लो 2 5, अभी के जैसे ले लो, इसी को 2 3 माइनस 1 5 ऐसे। अब हमें इसके सारणिक का मान चाहिए, जैसे तो आव्यूह का चिन्ह हटाएंगे, सारणिक का मान चिन्ह लगाएंगे, तो क्या आएगा, ऊपर का गुणा नीचे करोगे 2 पंजे 10 माइनस, अब नीचे का गुणा ऊपर करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 3 ही तो आएगा यहाँ से, तो -3। अब यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। तो वो वैल्यू अलग बात है, तो वैल्यू तो कैसी भी आ सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है ऊपर का गुणा नीचे करना है, माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये 2x2 के सारणिक का मान, इस पर आधारित कई आपको क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो इसके ऊपर मैं आपको एक दो सवाल करके बता देता हूं, उदाहरण भी दे रखे हैं सीधे सीधे। तो देखो किस प्रकार क्या है, देखो जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएंगे। ये क्या कह रहा है, इसका मान बताइए, या छोटा छोटा एक एग्जाम्पल दे रखा है, जरा देखिए एग्जाम्पल। ये देखिए डायरेक्ट दे रखा है, एक सारणिक, ऐसे सारणिक बना रखी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। ये देखिए कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ पर कोई आव्यूह का चिन्ह तो दे नहीं रखा, कोई मैट्रिक्स तो है नहीं उसका सारणिक है, तो डायरेक्ट ही सारणिक दे रखा है, तो मैंने आपको कहा था सारणिक को आप डायरेक्ट डेल्टा से भी व्यक्त कर लेते हैं। कैसे व्यक्त कर लेते हैं? अब ये तो पता नहीं किस आव्यूह का सारणिक है, डायरेक्ट सारणिक ही दे दिया, तो ये चीज नहीं दी, डायरेक्ट ये चीज दे दी हमें, तो हम इसको, अब ये तो ए का आव्यूह ए का सारणिक है, लेकिन ये तो डायरेक्ट दे रखा है, तो हमने इसको कुछ नहीं लिखा, ये डायरेक्ट क्या लिख दिया, डेल्टा। तो सारणिक को हम डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब यही वाला नियम, अपने ऊपर का गुणा नीचे, माइनस नीचे का गुणा ऊपर। cos थीटा का cos थीटा से गुणा होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ही तो होगा। आगे बढ़ाओगे इसको तो cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस डिटर्मिनेंट या इस सारणिक का मान कितना निकला, 1। समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल 2 किताब से ही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल 3, इसी सिंपल सिंपल है, अननोन वेरिएबल डाल सकता है कोई भी, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करा के लिख सकता है। क्या लिखा है उसने, वो जो करा, एक सारणिक यदि इस प्रकार है कि K8 2 4 बराबर 8 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया, एक सारणिक दे रखी जिसका मान 8 है, तो वो यो कह रहा, सॉरी 4 दे रखा है, बुक में देख लेना, वो यो कह रहा अगर इसका मान 4 के बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या, केवल इसको सरल कराओ, प्रसार कीजिए, तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो K का गुणा 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4K माइनस 2 का गुणा 8 से करोगे कितना आएगा, 16 बराबर 4। 16 को उधर ट्रांसफर करा दो, 4K बराबर 16 उधर जाएगा, तो 4 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 20 20। तो K बराबर क्या आएगा, 4 से 5 हुआ, तो K बराबर कितना आ गया, 5। आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो कोटि 2x2 के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, किस प्रकार निकाला जाता है। अब इसके बाद लेते हैं कोटि 3x3, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है, उसका प्रसार करना, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आगे की कड़ी बढ़ाते हैं इसमें। तो आपका तीसरा टॉपिक इसी का, कोटि 3x3 के वर्ग आव्यूह के सारणिक का विस्तार या प्रसार। सारणिक को किस प्रकार खोलते हैं, ये आपका मेन तो समझ में आना चाहिए, यहीं से बात आगे बढ़ेगी इसमें। तो ये आपको ढंग से समझना है, ये थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है, कठिन पड़ता है। 2x2 में तो कहीं दिक्कत नहीं आती, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसे कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है Aij, उसकी कोटि 3x3 है, मतलब इसमें 3 पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है, 9 अवयव, 3 तो क्षैतिज रेखा है, 3 ऊर्ध्वाधर। और ये तो पुरानी बात हो चली, अब ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये कोई 3x3 का वर्ग आव्यूह है। अब हमें इसके सारणिक का मान निकालना है, तो आव्यूह ए का सारणिक, इसको ढंग से समझना है। अब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं किस प्रकार। तो आव्यूह के सारणिक का मान निकालना है, तो आव्यूह का चिन्ह हटाएंगे और सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। ये देखिए, ये आपके ढंग से समझ में आने लगेगा। ये आव्यूह का सारणिक, तो आप देख रहे हैं, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है।
ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। ये तो 3x3 कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं, इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इसको किसी पंक्ति, कोई सी पंक्ति ले सकते हो या कोई सा स्तंभ, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है, R2 के, R3 के, या C1 के, C2 के या C3 के सापेक्ष इसका विस्तार या प्रसार करते हैं। समझो मैं क्या कह रहा हूं। कोटि 3x3 के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रसार करते हैं, और प्रसार करने के लिए आप इसकी कोई सी पंक्ति ले सकते हो अथवा कोई सा स्तंभ, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, उसको आधार मान लेते हैं एक तरीके से, समझना। तो अब इसमें कितनी पंक्ति है? 3, स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये ध्यान रखना, कोटि 3x3 के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए 3 तरीके, तो ये 3 तरीके, 6 प्रकार से उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आप पहली पंक्ति के सापेक्ष खोल सकते हो इसको, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या तीसरी के, पहले स्तंभ के या दूसरे स्तंभ के साथ या तीसरे स्तंभ के। और ध्यान रखना, सारणिक का मान निश्चित होता है, कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के सापेक्ष खोलोगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब किस प्रकार खोलते हैं, तो इसमें थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखते हैं। हालांकि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उपसारणिक और सेकंड, तो आपकी समझ में आ जाएंगे चिन्ह इसके प्लस माइनस कैसे चलते हैं। तो इसके जो साइन हम इस प्रकार लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना प्रसार करने में। ये देखिए, मतलब इन दोनों का योग करके देख लो, अगर सम आ रहा है तो प्लस लगाना है, विषम आ रहा है तो माइनस। 1 और 1 2 सम है तो प्लस, 1 और 2 3 विषम है तो माइनस, 1 और 3 सम है तो प्लस, 2 और 3 विषम है तो माइनस। देख रहे हो? तो इस प्रकार चिन्ह चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार। तो इन चिन्हों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा जब आपको और पढ़ाएंगे उपसारणिक और शेखंड, माइनर एंड कोफैक्टर, तो उसमें यही चीज आएगी, प्लस कहाँ लगाना है और माइनस कहाँ लगाना है। फिलहाल आपकी समझ में ये चीज आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं आपको फिर बता रहे हैं, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, प्रसार कह लो या विस्तार कह लो, एक्सपेंशन। ये देखिए, तो अब इसको कैसे खोलेंगे, तो आपको इसका प्रसार करना पड़ेगा। जैसे आपने R1 के सापेक्ष इसका विस्तार किया, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये देखिए, तो चिन्ह कैसे चलता है, एक्चुअल में ये चलता है -1 की पावर i प्लस। ये देखिए, अब यहाँ पर -1 की पावर क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1 करोगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और -1 का जब पावर 2 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1 ही तो आएगी। तो एक्चुअल में चलता ऐसे है। ये कैसे चलता है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, -1 की पावर i + j, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3, इस प्रकार। तो ये आपको करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप डायरेक्टली इसको करना है। तो किस प्रकार, वो देखिए, हालांकि मैं एक स्टेप तो पूरा ही लिख देता हूं। तो ये R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं आप, R1 की, तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, चिन्ह का ध्यान रखना है, -1 की पावर 1 + 1, A11, ये हो गया। फिर ये आएगा, फिर ये। यहां पर क्या करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना, A11 का मतलब क्या है, इस अवयव के लिए इसका सारणिक का मान निकालते हैं, इसको उपसारणिक भी कहते हैं, आगे जाके सीखेंगे। पहली पंक्ति हटा देनी है, पहला स्तंभ, क्या बचेगा, ये ध्यान रखना, पहली पंक्ति हटानी है, पहले मतलब ये जहां पर है वो चीज हट जाएगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा, A22 A23 A32 A33 प्लस -1 की पावर अब की बार क्या आएगा, 1 + 2। ये देखिए, 1 + 2 में अब क्या होगा, यहाँ पर पहली पंक्ति हटेगी, दूसरा स्तंभ, ये 4 अवयव बनेंगे। ये वाले हमें लिख लेने हैं उपसारणिक इसका। ये आपका अगला टॉपिक आएगा, उपसारणिक और शेखंड। ये अभी थोड़ा सा आपको कठिन सा लगेगा, लेकिन कठिन नहीं है। ये हो गया।
इसके बाद क्या आएगा, -1 की पावर क्या आएगा 1 + 3। ये देखिए क्या हटेगा, पहली पंक्ति हट जाएगी, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये कहां पर है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। क्या बचे 1 2 3 4, ये वाले अवयव बनेंगे, इनका सारणी लिख देंगे। तो क्या आएगा A21 A22 A31 A32। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, कोई कठिन नहीं है, चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन अभी कठिन लगेगी, अगले स्टेप पर ये कठिन नहीं लगेगी। तो -1 की पावर 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, सम आएगा, प्लस आएगा। -1 की पावर 1 + 2 करोगे विषम, तो माइनस हो जाएगा। और -1 की पावर 1 + 3 करोगे 4, सम आएगा तो प्लस। तो इतना हम इतना हैवी वर्क यहाँ पे नहीं करते, डायरेक्टली उन चिन्हों को लगाते चलते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, डायरेक्ट लिखने का है, एक स्टेप डायरेक्ट बना के लिखना है। कैसे, ये वाला, ये आप इतना वर्क नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एलिमेंट भी नहीं लिखे थे, जैसे यहाँ पे क्या रहा था A12, यहाँ पर क्या रहा था A13। यहाँ -1 की पावर 1 + 2, यहाँ -1 की पावर 1 + 3, यहाँ -1 की पावर 1 + 1। अभी ये लाइन आ रही थी हमारी, मैंने ये लिख नहीं पाई थी, मैं दोबारा से बता दिया। तो -1 की पावर 1 + 1 A11 के लिए ये हटा, ये बच गया। -1 की पावर 1 + 2 के लिए A12 के लिए ये हटा, इस ये और ये 4 एलिमेंट बचे। ऐसे इसके लिए ये हटा और ये हटा, मतलब कौन कौन सी पंक्ति स्तंभ बढ़ते हैं जहां पर वो स्थित है। जैसे A13 कहाँ स्थित है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति हटा लेनी है, तीसरा स्तंभ, इस प्रकार। तो ये करने में थोड़ा कठिन सा महसूस होता है, तो ये हम चिन्हों को डायरेक्ट लिखते चलते हैं। ये देखिए कैसे R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, डायरेक्ट समझना है। अब R1 के सापेक्ष आपको विस्तार करना है, तो क्या करना है, चिन्ह कैसे लेने हैं, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, तो A11 तो प्लस का ये देखिए क्या हटा देना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दिया, ये हटा, ये बचा, इसका साइड बना दिया, प्लस माइनस। अब क्या आएगा A12 ऐसे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दिया, ये 4 अवयव लिख दिए, प्लस माइनस। अब क्या आएगा प्लस, अवयव कौन सा लेना है A13 ऐसे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3 4, ये लिख दी। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से किया है। इस वर्क को भी हम नहीं करके चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं सवालों। इसको खोलोगे तो क्या आएगा, वही 2 × 2 के साइड का आपको प्रसार करना सिखाया था, कैसे ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो किस तरीके से आएगा ये, वो देखिए, इसको सरल करा देना है। तो हम जनरली इस लाइन को भी लिखते हैं, इसको भी डायरेक्ट करके लिखते हैं। तो A के साइड का मान क्या आएगा A11, इसको खोलोगे ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, डायरेक्ट करते हैं ऐसे, ये हट गया, ये हटा, 4 अवयव बचे, तो ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो A22 A33 माइनस A32 A23, ये आपकी समझ में आएगा। माइनस A12 ऐसे ही, इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे, ऊपर का गुणा नीचे A21, यहां से देख लो A12, ये हटेगा, ये 4 अवयव बचे, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो A21 A33 माइनस A31 A13, ये देखो, ये हटेगा A31 A23। इसके बाद प्लस माइनस प्लस A13 के लिए क्या आएगा, ये हटेगा, ये 4 अवयव बचेंगे, A21 A22 A3 A3, ये लिखा है, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो A21 A32 माइनस A31 A22, ये 4 अवयव आपका बचे। इसको हम सरल कर लेते हैं, और जो सरल करने पर वैल्यू आएगी वही इसका कहलाएगा। तो अब सवाल जब करेंगे तो हम इस स्टेप को भी नहीं अपनाते हैं, डायरेक्ट। जैसे मान लो हमें R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, किसके सापेक्ष R1, तो ध्यान देना, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस A11 के लिए पहली पंक्ति हटा ली, पहला स्तंभ, 4 अवयव बचे, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, ये लिख दिया। ये भी नहीं लिखते हैं,
प्लस माइनस A12 के लिए पहली पंक्ति हटा ली, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 A23 A31 A33, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, वही चार अवयव बचेंगे, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, ये लिख दिया। प्लस माइनस प्लस A13 के लिए क्या होगा, पहली पंक्ति हटेगी तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हटा ली तीसरा स्तंभ, 1 2 3 4, A21 का गुणा A32 से लिख दिया, माइनस A31 का गुणा A22 से। इस प्रकार आप सोच रहे होंगे कि R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो ये वैल्यू आई, अगर R2 R3 के, हाँ तो किसी के सापेक्ष आप सारणिक का प्रसार कर लेना, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारणिक का मान निश्चित होता है। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं आप, तो ये इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, कोटि 3x3 के सारणिक का मान निकालने, जैसे एक सारणिक ले ली, एग्जाम्पल 9, ये चीज आपकी समझ में एक बार कनेक्ट हो गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक किस प्रकार दे रखी है, ये देखिए, सारणिक 3 11 -1 3 11 -1 5 2 0, ये देखिए, और 10 3 0 10 3 0, वो जो करा, इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, तो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, अवयव कोई से हो सकते हैं, वास्तविक या काल्पनिक, वो तो हमने बता रखा था। सारणिक को किससे व्यक्त करा सकते हैं, अब डेल्टा से, तो क्या आएगा, 3 11 -1 5 2 0 10 3 0। आप किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लेना, बस ये ध्यान रखना, चिन्ह इस प्रकार रखने हैं, ये चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमारे चिन्ह ये चलेंगे। हाँ, अगर कोई अपोजिट चिन्ह आ गया तो हमारे चिन्ह को बदल भी देगा, वो अलग बात है, फिलहाल हमारे चिन्ह ये लेके चलने हैं। तो आप किसके सापेक्ष खोलोगे इसको, तीन पंक्ति है इसमें, 1 2 3, तीन ही इसमें स्तंभ, ये देख, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा। आपको ध्यान रखना, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसको खोल देना है। तो जैसे आपने इसका प्रसार मान लो R1 के सापेक्ष किया, आप किसी के सापेक्ष खोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, R1 के सापेक्ष प्रसार या विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ये देखिए, अब R1 के सापेक्ष अगर इसका विस्तार करोगे तो क्या आएगा, चिन्हों का आप ध्यान रखना, मैंने आपको ये पॉइंट 1 डाल दिया, 1 नंबर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट R1 के सापेक्ष प्रसार हो रहा है। मैं तो आपको अलग अलग तरीके से करके बताऊंगा कि आप R1 के करो या R2 के या C1 के या C2 के C3 के, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इसका मान होगा फिक्स मान वही हर बार आएगा। तो मान लो आपने R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो क्या चलेगा, चिन्हों का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, 3 के लिए कहां पर है, ये पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ हटा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 अवयव बचे, ऊपर का गुणा नीचे, अब 2 का गुणा 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, माइनस 3 का गुणा 0 से करोगे तो ये भी 0, वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 11 के लिए चिन्हों का ध्यान रखना है, क्या होगा, पहली पंक्ति हटेगी दूसरा स्तंभ, 1 2 3 4, 5 का गुणा 0 से 0, माइनस 10 का गुणा 0 से 0, इसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा, लेकिन ये क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्या हटेगा यहाँ से, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा, 5 का गुणा तो 3 से 5 दिया 15, माइनस 10 का गुणा 2 से 10 दूनी 20। देखो ये क्या हो गया 0 0, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ही तो हो गया, -1, तो ये क्या है, यहाँ से 15 में से 20 गया कितना है, माइनस के 5, ये तो हटेगा, -1 का गुणा है -5 से करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 5, तो रिजल्ट क्या रहा है यहाँ से, +5 या 5, इस प्रकार। तो ये चिन्ह समझ में आया किस प्रकार, चिन्ह कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या था, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, समझ में आ रहा होगा आपके।
ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार R1 के सापेक्ष में प्रसार करोगे, आप किसी के सापेक्ष कर सकते हो। जैसे आपने मान लो C1 के सापेक्ष प्रसार किया होता है, इसका C1 के सापेक्ष, तो यहीं से देखते हैं एक दो बार। सपोज करो आपने इसका C1 के सापेक्ष प्रसार किया होता, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करते तो क्या आता, वही काम, चिन्हों का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस। तो चलाओ 3 के लिए, कहां पर है ये, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा लो, 2 का गुणा 0 से 0, माइनस 3 का गुणा 0 से 0, प्लस माइनस 5 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, ध्यान रखना। अब कौन कौन हटेगा, 5 कहां पर है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हटानी है, पहला स्तंभ। 11 का गुणा 0 से करना है 0, माइनस 3 का गुणा माइनस, अरे ये हटेगा, ये हटेगा, 1 2 3 4, 3 का गुणा माइनस 1 से करना है तो कितना आएगा, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस प्लस 10 के लिए क्या होगा, कहां पर है ये, तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में, तो तीसरी पंक्ति हटा ली, पहला स्तंभ। 11 का गुणा 0 से तो क्या आया 0, माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से करा, -2 माइनस का हो गया प्लस का 2। इसको हल करेंगे, 0 माइनस 0, 0 का गुणा 3 से होगा तो 0, 5 दिया कितना हो गया 15, यहाँ पर 10 दूनी कितना हो गया 20, 20 में से 15 गया क्या आया 5, आंसर हो गया। सपोज करो आपने C3 के सापेक्ष प्रसार किया होता, C3 के सापेक्ष, तो आप किसी के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हो। C3 के सापेक्ष कैसे प्रसार करोगे इसका, चिन्हों का फिर वही ध्यान, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस से शुरुआत होगी, लेकिन ये क्या है माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कहां पर है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हटा ली, तीसरा स्तंभ, 5 का गुणा तो 3 से कितना हो गया 15, 10 का गुणा 2 से क्या आया 20, प्लस लगाया हमने, फिर अब माइनस 0, अब 0 का ये कहां पर स्थित है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हटेगा, ये हटेगा, ये गुणा ये माइनस, ये गुणा ये, लेकिन कुछ भी होगा उसमें 0 का जो गुणा होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। अरे जैसे 5 का गुणा 3 से हुआ 15 है, अब यहाँ पर 0 होता तो 0 का गुणा होने पर तो 0 ही आएगा, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे करके देखोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, 0 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 3 दिया 9, माइनस 11 का गुणा 10 से 110, तो यहाँ लिखा जाएगा 9 माइनस 110। अब उसको कैलकुलेट करोगे, चूंकि अब 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0, तो 0 के लिए प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ फिर देखिए, तो किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे थे, C3 के, C3 के एलिमेंट क्या है -1 0 0, तो यहां से हमने क्या लिया चिन्ह के हिसाब से प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के लिए लेंगे, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, ये हटेगा, ये हटेगा, 5 का गुणा 3 से 15 -20। अब इस 0 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, लेकिन चूंकि 0 का जब गुणा होगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 0, तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अगला स्टेप क्या है 0, तो ये क्या रहेगा 0। इसको हल कर लीजिए, 15 में से 20 जाएंगे -5, -5 का गुणा -1 से होगा तो क्या आएगा +5, तो वैल्यू कितनी आई प्लस के 5। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, केवल आपको सीधा सीधा हल करना है। तो 3x3 के सारे का प्रसार आप 6 तरीके से कर सकते हो, किसी भी पंक्ति के और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसको खोला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप R1 R2 R3 अलग अलग के सापेक्ष से इसको प्रसार करोगे तो सबका मान डिफरेंट आएगा, नहीं, मान एक ही आएगा, क्योंकि सारणिक का मान निश्चित होता है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी नई बातें जो भी आएंगी वो आपको सिखाई जाएंगी। तो आप पहले इस चैप्टर में से छोटा सा वर्क कर लेना, प्रश्नावली आपकी शुरू की प्रश्नावली दे रखी होगी इसमें 4.1 का एक तो सवाल हल करके देख लेना, सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 4.1 आपको पूरा के पूरा काम करना है, इसमें कोई कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए, मैंने अभी कराया था, तो इसमें शुरुआत में तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। तो आज के वर्ग में आपको प्रश्नावली 4.1 करनी है, केवल 4.1 इसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, ये आपको घर पे हल करने हैं। x y
4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें क्या करना है, सीधा सीधा सॉल्व करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। कोटि 2x2 के साइड का प्रसार आसानी पूर्वक किया जा सकता है। कैसे, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, बराबर में 0 है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसको हल करा लो। 4x बराबर क्या हो जाएगा 2y, 2 2 जा 4। हमें क्या चाहिए, x अनुपात y चाहिए, तो y इधर 2 इधर, तो x अपॉन y बराबर क्या आएगा 1/2, अर्थात x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा 1:2। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको पहला करना है। इसी में आपको कल आपको नया टॉपिक समझाएंगे अगली क्लास में, उपसारक और शेखंड। जब प्रसार कर रहे थे तो हम उसी का यूज कर रहे थे, तो उपसारक और शेखंड किस प्रकार निकाले जाते हैं वो भी आपको इसी क्लास में कल आपको समझाया जाएगा। 3x3 कोटि के सारक का मान मैंने डायरेक्ट निकाला था, वो उस उपसारक और शेखंड की मदद से ही निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उपसारक और शेखंड, माइनर एंड को फैक्टर। फिलहाल आज की क्लास में ये आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार समझना, अगली क्लास में इसको और डिस्कस करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 था। लगभग 8 से 10 लेक्चर में ये का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा उन चैप्टर से बड़ा है, क्योंकि इसमें आगे जाके काम बढ़ेगा। तो ये समझना, कल आपका नया इसी में टॉपिक बढ़ाएंगे, उपसारक और शेखंड, माइनर एंड को फैक्टर। तो थैंक यू स्टूडेंट।